We were discussing about the vulvovaginal candidiasis and we discussed about its UQs के किस तरह से आते हैं and then we'll discussed about the candida की जो species होती हैं कौन कौन सी होती हैं. Then we discussed about the predisposing factors which was the UQ. अब हमने बात करनी है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है. जैसे आपने दो चीज़ें तो UQ में भी देखी थी कि एक आपके पास डिस्चार्ज जो था दैट वाज वाइट कर्डी और दूसरी चीज़ क्या थी कि इचिंग. सो यहाँ पे यंग लेडी होगी रिप्रोडक्टिव एज की, या तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही होगी या वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रही होगी, रिप्लेसमेंट थेरेपी अगर वो थोड़ी सी दूसरी एज की है. देन अगर वो डायबिटिक हो सकती है तो डायबिटिक हिस्ट्री इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. फिर आप उसे हिस्ट्री लोगे अबाउट द स्टेरॉइड्स यूज़ या प्रेगनेंसी. सो क्या हो रही होगी उसकी कंप्लेन क्या होगी कि मुझे बहुत ख़ारिश होती है, इस तरह से ना बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, दिल करता है बस ख़ारिश करती जाऊँ. एक्सकोरिएशन है और एक्सकोरिएशन ये है कि ख़ारिश कर कर के ना वो जो स्किन होती है ना वो ख़राब हो जाती है वजाइना की. थिक कर्डी वाइट डिस्चार्ज जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये देखें ऊपर वाला जो आपने देखा था, ऊपर वाला जो आपने डिस्चार्ज देखा था वो इस तरह का नहीं था. ये तो आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा है दही है, दही लग रहा है ना. और किस कलर का है? वाइट कलर का. सो वाइट कर्डी जो है विजाइनल डिस्चार्ज जो है दैट इज़ इन केस ऑफ विजाइनल कैंडिडियासिस. अब साइंस एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे? बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही होगी और थिक कर्डी विजाइनल डिस्चार्ज होगा और ऑब्वियसली अगर ये एसोसिएटेड है तो डिसयूरिया और डिस्पेरूनिया के साथ भी होगा कि अगर वो इंटरकॉर्स के दौरान में पेशेंट को पेन हो रही होगी या डिसयूरिया होगा, यूरिन करते हुए पेशेंट को पेन हो रही होगी बिकॉज़ वहाँ पे कैंडिडा बैठा हुआ है और उसने तो पेन करवानी है और इचिंग करवानी है और वेजाइनल एडेमा हो जाएगा वहाँ पे. वल्वर एक्सकोरिएशन और फिर रेडनेस, एरिदेमा, नॉर्मल वेजाइनल पीएच. ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे वेजाइनल पीएच जो होगी वो नॉर्मल रहेगी. सो दैट वाज गार्डनेला के जहाँ पे पीएच जो होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अल्कलाइन हो जाती है. दैन इन्वेस्टिगेशंस आपको पहले भी पता है किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी फंगस को देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं. देन हम क्या करते हैं, दो चीज़ें तो आपको पता होंगी, कल्चर करते हैं, ग्राम स्टेनिंग करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं स्टेनिंग करके और मतलब ये चीज़ें तो आपको पता है. सो यही बेसिक चीज़ें हैं. क्या करेंगे, विजाइनल स्वैब कल्चर लेंगे और फंगल मीडिया के ऊपर जो है उसको ग्रो करवाएंगे. दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द फंगल हाइफी. ये देखें स्पैकुलम डाला हुआ है, उसको स्लाइड पे डाल रहे हैं और स्लाइड पे जो है ना आप डाल के देखेंगे फंगल हाइफी आपको मिल जाएंगे. और अब अगर आप डाई यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा या आपको शौक़ है कि आप देखें कि कैंडिडा आपको किस तरह का नज़र आ रहा है, तो कैंडिडा आपको नज़र आ भी रहा है कि नहीं, आपको मतलब पक्का यकीन करने के लिए, वैसे ये नहीं करते होते लेकिन यकीन करने के लिए कि हाँ कैंडिडा ही है, स्पीशी को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कैंडिडा एल्बिकन्स है या कौन सा कैंडिडा है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर कैल्सोफिरोल जो है डाई यूज़ करोगे जो कि आपको सूडो हाइफी जो है वो दिखाएगा. और ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, ये वाला सूडो हाइफी इस तरह से. तो ये आपने देख लिया. फिर आप देखना चाह रहे हो कि कहीं फंगस के ऊपर बैक्टीरिया तो नहीं आके बैठ गए, तो फिर आप ग्राम स्टेनिंग कर लोगे. तो क्या क्या चीज़ें हैं, वी हैव द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, देन वी हैव द एग्जामिनेशन, देन वी हैव द जो है माइक्रोस्कोपी, कल्चर और कैल्सोफ्लोर वाइट डाई जिसमें आप स्पीशी को आइडेंटिफाई करोगे और बैक्टीरिया भी देखने हैं तो ग्राम स्टेनिंग. देन ट्रीटमेंट आ जाता है. ट्रीटमेंट क्या है, जनरल एंड स्पोर्टिव केयर. इसमें इंपॉर्टेंट होती है केयर इस तरह की जनरल. वो जनरल क्या हो सकती है, पीछे हमने कौन से प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स पढ़े थे इसके, वही केयर है. सो परफ्यूम्स, सिंथेटिक अंडरवेयर आपने नहीं यूज़ करना, परफ्यूम्स अवॉइड करने हैं और डोज एडजस्टमेंट ऑफ COCPs अगर आपने लेने भी हैं तो एडजस्टमेंट करें उनकी. देन ग्लाइसीमिक कंट्रोल अच्छा होना चाहिए कि डायबिटिक है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स भी तो इसकी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था ना, तो उसको भी जो है ना नहीं इतना इस्तेमाल करना
क्योंकि उससे क्या होगा, नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होगा। देन मेंटेन गुड हाइजीन। तो ओवरऑल क्या है, जनरल में आपने जब भी इसका ट्रीटमेंट लिखना है तो जनरल लिखोगे कि मैं पेशेंट को बताऊंगी कि आपने, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो क्या करना है, अगर पेशेंट जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है तो क्या करना है, अगर पेशेंट जो है वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है तो क्या करना है, अगर पेशेंट जो है वो स्टेरॉइड्स ले रही है तो क्या करना है, अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो क्या करना है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। और अगर पेशेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ले रही है तो उसको क्या करना है, क्या कहना है, और उसको क्या कहना है, परफ्यूम्स अवॉइड करने हैं, वहाँ पे कोई चीज़ इरिटेबल नहीं लगानी, और जो है अंडरवेयर जो है वो सिंथेटिक नहीं यूज़ करना। फिर हमने ट्रीटमेंट इसका करना है तो इसमें आता है एजोल्स, अमाइडाजोल्स आर द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। एजोल्स, अमाइडाजोल्स आर मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। एंटी फंगल्स है ना, एजोल्स एंड अमाइडाजोल्स। अब जो टॉपिकल है उसमें वी हैव द क्लोट्राइमाजोल। ये पेस्ट्रीज होती हैं, सिंगल डोज इसकी होती है 500 mg की पर मेजाइनम। और जो है यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 500 को ना डिवाइड कर दें 5 दिनों के अंदर, 100 सो क्लोट्रामाजोल आपने याद रखना है, एजोल्स आपने याद किए, अमाइडाजोल्स और फिर क्लोट्रामाजोल। क्लोट्रामाजोल आपका टॉपिकल अप्लाई होगा 500 mg का, लेकिन अगर आपने उसको डिवाइड करके देना है तो 5 दिन में 100 दे दें। सो ये आपने याद रखने हैं। नोट क्या है, डू नॉट मतलब पीसरीज जो है ये जो वर्जिन फीमेल्स होंगी उनको नहीं देना। वर्जिन में ई नहीं आता, आई आता है, VIRGIN। उनको आपने देना है, उनको ओरली, ट्रीट देम ओरली एंड विद लोकल क्रीम्स। सो यहाँ पे आपको क्या समझ आई कि आपने क्लोट्रामाजोल टॉपिकल जो है पैस्ट्रीज की फॉर्म में नहीं देना इन केस ऑफ वर्जिन फीमेल्स। उनको क्या देना है, उनको ओरल ट्रीटमेंट देना है, उनको ओरल ट्रीटमेंट देना है। किसका, कोई भी आपने जो ट्रीटमेंट देना है वो सिस्टमिक देना है, या लोकल क्रीम्स अप्लाई कर सकती है, अदरवाइज़ नथिंग एल्स। ओरल में फिर हम इसको क्या देंगे, ये जो वर्जिन फीमेल होगी, ये सारे नोट्स आपने ना तैयार कर लेने, इसी तरह ट्रीटमेंट लिखना है इसका। ओरल में फिर आप उसको क्या दोगे, जो हम नॉर्मल फीमेल को दे रहे थे, मतलब वर्जिन नहीं थी, तो हम क्या देंगे उसको, फ्लूकोनाजोल देंगे, 150 mg की सिंगल डोज देंगे। और इमाइडाजोल और निस्टैटिन जो है, दिस इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। मतलब इमाइडाजोल और निस्टैटिन नहीं देना, NI नहीं देना, NI नो जो है इन प्रेगनेंसी। इफ़ अबव ट्रीटमेंट डज नॉट वर्क देन वी कैन थिंक ऑफ दिस। तो क्या है, आपको बताया गया कि वैसे हमने फीमेल्स को क्या देना है, क्लोट्रामाजोल, एजोल्स, माइडाजोल्स, लेकिन अगर वो वर्जिन है तो ओरल ट्रीटमेंट देना है फ्लूकोनाजोल का 150 mg का, और पैस्ट्रीज नहीं देनी। अगर प्रेग्नेंट है तो NI नहीं देना, निस्टेटिन और इमाइडाजोल्स नहीं देना। सो ये तो था हमारा अनकॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन है तो उस केस में, फॉर एग्जांपल स्फीयर इन्फेक्शन हो गया प्रेगनेंसी के दौरान में, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज़्यादा है, स्टेरॉयड थेरेपी लेनी पड़ रही है फ़ीमेल को किसी भी वजह से, तो फिर सेम ट्रीटमेंट फॉर 1 वीक जो हमने थोड़ी देर के लिए दिया था, अब 1 हफ्ते के लिए देंगे। रिकरेंट इन्फेक्शन मीन्स के जो इन्फेक्शन है वो 1 साल में 4 दफ़ा हो रहा है। तो अब जो है मतलब वो बार बार होता जा रहा है ट्रीटमेंट के बगैर, ट्रीटमेंट जो है उसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब फ्लूकोनाजोल देंगे जो कि हम वर्जिन फीमेल में दे रहे थे, और पहले हम 1 डोज़ दे रहे थे ना, तो अब हमने क्या करना है, 150 mg की ही डोज़ है, लेकिन उसको क्या करना है कि 3 में डिवाइड कर लेना है। और 3 किस तरह से, कि 3 दिन बाद, मतलब पहले 3 दिन बाद एक दिया, फिर 3 दिन बाद एक दिया, फिर 3 दिन बाद एक दिया, तो 3 डोजेस देनी होती हैं 72 आवर्स अपार्ट ऑफ फ्लूकोनाजोल 150 mg। देन 1 टैब फ्लूकोनाजोल पर वीक फॉर 6 मंथ्स, मतलब कि 6 महीने होंगे पेशेंट के, तो उसको कहना है कि आपने जो है 6 महीने के लिए हर हफ्ते जो है, मतलब हफ्ते में 1 दफ़ा जो है आपने लेना है ये 1 टैबलेट फ्लूकोनाजोल की। So this is how the vaginal cream can be applied.
वर्जिन फीमेल्स में भी। देन दिस इज़ ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास जो होता है ना, इसका ऐसे फ्लैजिलेटेड सा होता है और इस तरह से बना होगा आपके बुक में भी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो आपके वल्वोवैजाइनल कैंडिडियासिस और जो है बैक्टीरियल वेजिनोसिस ही था। और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ट्राइकोमोनास, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है। और नेक्स्ट हम जो है इंशाल्लाह करेंगे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़।